हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रखी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नेट लेवल तक के हैं। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें। An investors would buy a bonds if the intrinsic value is lower than the market value, the intrinsic value is higher than the market value, the current market value is lower than the redemption value, the requirement rate of return is equal to कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है। इंटरेस्टिक इंटरेस्टिक वैल्यू हायर होनी चाहिए मार्केट प्राइस से, तभी बायर क्या करेगा? बॉन्ड्स को इन्वेस्टर परचेज करेगा। ठीक है। बॉन्ड्स इशू कौन करती है? गवर्नमेंट इशू करती है। जब भी उसे रिक्वायरमेंट होती है, कोई डैम्स बना रही है, रोड्स बना रही है, तो इसके लिए उसको पब्लिक से मनी की रिक्वायरमेंट होती है, पब्लिक डिपॉजिट्स। और जो पब्लिक इसे डिपॉजिट्स देती है वो इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। जो इन डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स के ओनर भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स के ओनर्स हो सकते हैं। ठीक है। बॉन्ड्स के ओनर हो सकते हैं और गवर्नमेंट के लिए ये एक क्रेडिटर की तरह काम करेंगे। और गवर्नमेंट जब मैच्योर पीरियड आएगा बॉन्ड्स का, तो गवर्नमेंट इनके पैसे वापस कर देगी, जिसे बोलते हो आप रिडेप्शन। ठीक है। रिडेप्शन वैल्यू उसी को बोला जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि कोई कंपनी के स्टॉक्स या कंपनी के स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो इन्वेस्टर्स क्या करता है? परसेप्शंस कर लेता है वैल्यू। ठीक है। ये वैल्यू मार्केट वैल्यू के सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है। तो परसेप्शंस क्या होता है कि हायर ही होगा देन द मार्केट वैल्यू। ठीक है। तो सेकंड आंसर आपका ऑप्शन राइट होगा। और मार्केट वैल्यू में आपने क्या जोड़ रखा है? मार्केट वैल्यू में यही जोड़ रखा है कि बॉन्ड्स के साथ साथ उसमें जो इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे जो मिलेगा वो भी। लो एसेट्स टर्नओवर में इंडिकेट, जब आपका एसेट्स टर्नओवर लो है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? लो एसेट्स है आपकी, हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, या इडल एसेट्स है, ऑल ऑफ दी वो। देखिए, लो एसेट्स मेंटेन नहीं करता, ना ही हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेन। इडल एसेट्स की जितने भी आपके पास एसेट्स हैं उन्हें आप अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो, या उनकी परफॉर्मिंग अच्छी नहीं है। ठीक है। तो इसी वजह से आपका टर्नओवर एसेट्स लो होता है। कैसे निकालते हो? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेक्स्ट देखिए, द फिनोमिनन ऑफ ओवर ट्रेडिंग इन वर्किंग कैपिटल इज कैरेक्टराइज बाय लेस अमाउंट ऑफ कैश इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ सेल्स, हाई अमाउंट ऑफ कैश इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो फिनोमिनन ओवर ट्रेडिंग इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आप जानते हो, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? डे टू डे के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए आप यू नीड वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज लेस कर देते हो। तो आपका ऑप्शन वन सही है कि लेस अमाउंट ऑफ कैश इन्वेस्टेड इन करंट असेट्स। तो देखिए, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स एज सेबी गाइडलाइंस। सेबी की फुल फॉर्म हमेशा याद रखें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमेशा याद रखें, बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टैब्लिश कब हुआ? 1980। तो सेबी की जो गाइडलाइंस होती हैं कि आप किस तरह से शेयर्स इशू कर रहे हो, तो शेयर्स इशू करते वक्त आपको पता है 90% आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना चाहिए। तो इस डर को खत्म करने के लिए आप क्या करते हो? 90% शेयर आपके सेल हो जाएं, इसके लिए आप क्या कर लेते हो? एक अंडर राइटर कमीशन को हायर कर लेते हो। अंडर राइटर कमीशन आपको ये अश्योर कर देता है कि मैं 90% आपके शेयर्स बिकवा दूंगा। अगर नहीं बिके, नहीं सेल हुए, तो ये मैं ले लूंगा। तो आप इसको कुछ कमीशंस दे देते हो, जिसके बदले में अंडरराइटर कमीशन आपके 90% शेयर को सेल कराने के लिए अश्योर करता है। लेकिन बदले में जो कमीशन लिया जा रहा है वो कितना? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शेयर्स पे कमीशन कितना हो सकता है। तो सेबी ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंग 4% एंड अबव, 3.5% टू 4, या 3.25%, या अप टू 2.20, या फिर अप टू 2.5%। तो राइट आंसर क्या होगा? अप टू 2.5% ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अल्टा बदला इज अ चार्ज पेबल बाय अ डैश टू अ डैश।
बुल या ब्रोकर, बेयर या ब्रोकर, बियर या बुल या ब्रेकर। तो पहले तो अल्टा बदला आपको पता होना चाहिए, अल्टा बदला क्या होता है। उससे पहले आपको 4 टर्म्स पता होनी चाहिए कि 4 टर्म्स होती क्या है जिनमें ये बदला यूज होता है। अब फर्स्ट टर्म आप देखिए क्या होती है, बदला। बदला में क्या है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन को, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो किसी ट्रांजैक्शन को, ठीक है। कोई एक ट्रांजैक्शन है उसको आप क्या कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कहां से, वन पार्टी टू टू वन सेटलमेंट पीरियड टू अनोदर, ठीक है। वन सेटलमेंट पीरियड टू अनोदर विदाउट इफेक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी नहीं हुई है, विदाउट इफेक्टिव डिलीवरी ही आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन को एक सेटलमेंट पीरियड से दूसरे सेटलमेंट में, ठीक है। तो इसको बोलते हो आप बदला। और जब इसको रिवर्स कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं अल्टा बदला, ठीक है, अल्टा बदला। और इसमें भी पेबल बाय आ, तो पेबल कौन करता है, इसमें पेबल कौन करेगा, बेयर करेगा। बेयर क्या होता है, बेयर वो होता है जो एक परमिसिस्ट होता है, परमिसिस्ट, कि ये हमेशा ऐसे ही सोचता है कि जो फ्यूचर में जो रेट होंगे ना वो डाउन ही होंगे। फिर बुल क्या करेगा, टू अ बुल, बुल सोचता है कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जो प्राइजेस होंगे वो हाई ही होंगे। Which of the following provides liquidity to money markets instruments by creating a secondary money market where they can be traded? ठीक है, आपको मार्केट का पता ही है, 2 टाइप की मार्केट होती है। एक होती है मनी मार्केट, मनी मार्केट कौन सी होती है, जो कि शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। एक होती है आपकी कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कौन सी होती है, जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है। मनी मार्केट के टाइप आपको याद हो तो TCCC, ट्रेजरी बिल, T4 ट्रेजरी बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल हो गए। C4 कॉमर्शियल बिल्स हो गए आपके, कॉमर्शियल बिल्स। C4 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। कॉल मनी हो गया। एक कॉमर्शियल बिल्स होते हैं और एक कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, ठीक है। बाकी अब जो कैपिटल मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। वो कह रहा है कि कैन बी ट्रेडेड, किस में ट्रेडिंग किया जाएगा, DFHI, NSDL, SBI या ऑप्टी। तो ये DFHI bonds issued by Indian companies refer to bonds issued in foreign currency in India or any country outside India, European countries only, India and any country in Europe, any country other than India। को कोई भी कंट्री कर सकती है अदर देन इंडिया। देखिए यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें इशू किया जा रहा है इंडियन कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं कि एनी कंट्री इनको रेफर कर सकती है अदर देन इंडिया। रेफर टू बॉन्ड्स इशू इन फॉरेन करेंसी इन, फॉर फाइनेंस हाउसिंग, फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ठीक है। कब आया ये, इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ, मार्च 1988 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ, ठीक है। कॉमर्शियल वर्क इसने स्टार्ट किया था अप्रैल, एक महीने बाद इसने 1988 में ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं अगर आपसे कोई NSDL की फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ, अगस्त 1996 में। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पता ही है, ठीक है। तो आगे अगर आपसे ऑक्टी की फुल फॉर्म पूछ ले तो ये क्या होती है, द ऑक्टी OTC एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अच्छा इसे ओवर काउंटर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसको ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एजेंसी विच हैज गिव अप्रूवल टू एनी कंपनी इंटेंडिंग टू कम आउट with a public or right issue related guidelines etc. RBI, SEBI,
STCL या CCI। तो आप जानते ही हो जितने भी आप इश्यूज करते हो, ठीक है, राइट इश्यूज हो, शेयर्स वगैरह, ये सारे सेबी के ही इशारे पे होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988। याद रखोगे राइट इश्यूज क्या होते हैं, जो कि एग्जिटिंग एम्प्लॉय को ही दिए जाते हैं। ठीक है, आरबीआई आप जानते हो बैंक का नाम है। एसटीसीएल क्या होता है, एसटीसीएल की फुल फॉर्म आप जान लो। एसटीसीएल क्या होता है, एस फॉर स्टेट, टी फॉर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सीसीआई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, एज पर अर्निंग पर शेयर अप्रोचेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड वेयर जी इज ग्रोथ रेट। अर्निंग पर शेयर आई प्लस जी डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, ईपीएस आई प्लस जी डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस आई माइनस जी, या ईपीएस करंट मार्केट प्राइस या आई प्लस जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्निंग प्राइस शेयर्स। अब जब आप निकालोगे तो ठीक है, कैसे निकालोगे, आई प्लस में जी डिवाइडेड बाय करंट मार्केट ऑफ शेयर्स। आपने ये ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब हम निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, ठीक है, P0, ठीक है। अब ये E1 क्या, एक्सपेक्टेड होता है, ये एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और P0 क्या होता है आपका, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर्स, ठीक है। What does blue chips denote? Shares likely to yield manager returns, shares listed in the stock exchange, shares guaranteed by the government, shares consistently yield high return। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेयर कंसिस्टेंटली yield हाई रिटर्न्स, ठीक है। ब्लू चिप्स क्या डिनोट करते हैं, ब्लू चिप्स डिनोट करते हैं कि शेयर्स के जो कंसिस्टेंटली yield हाई रिटर्न्स आपको मिलता रहे। इसका मतलब जिसकी गुडविल अच्छी है, ठीक है, गुडविल अच्छी है मार्केट में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, ठीक है, उसके पास कोई डेब्ट्स नहीं है, नो डेब्ट्स है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी डेब्ट्स नहीं है, हाई रिटर्न वो अर्न करती है, हाई रिटर्न, ठीक है। व्हेन द क्रेडिट बैलेंस इन इनविजिबल अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट बैलेंस इन मर्केंटाइज अकाउंट, देयर इज। देखिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया हुआ है, इकोनॉमिक्स में आपने बीओपी पढ़ा होगा, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप दो अकाउंट बनाते थे, करंट अकाउंट होता था और एक दूसरा बनता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में आप दोनों दिखाते हो, इंडिविजुअल यानी कि जो सर्विसेज से रिलेटेड आपके खर्चे वगैरह हैं, और मर्केंडाइज यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड जिन्हें आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो, ठीक है। कैपिटल में आप लॉन्ग टर्म डील्स दिखाते थे, तो यहाँ पे वही पूछा हुआ है कि सर्विस और ट्रेड से रिलेटेड पैसा कहाँ जाएगा, आपका करंट अकाउंट सरप्लस में शो किया जाएगा, ठीक है। कैपिटल सरप्लस नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट डिफिसिट भी नहीं होगा, और ये सरप्लस आपका एक तरह से प्रॉफिट है, यानी कि आप कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। क्रेडिट बैलेंस है तो रेवेन्यू है, और डेबिट होता तो वो डेफिसिट माना जाता, ठीक है, डेफिसिट माना जाएगा या फिर एक्सपेंस माना जाएगा, क्लियर है। और रेवेन्यू आप सर्विसेज में या इनविजिबल में कहाँ से ले सकते हो, टूरिज्म बाहर से आते हैं, ठीक है, टूरिज्म से आपको पैसा मिल जाता है, ये भी एक सर्विसेज है। और कहाँ से आ सकता है, ट्रांसपोर्ट्स हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है। और इनकम लाइक इन्वेस्टमेंट से हो सकती है। और अगर मर्केंडाइजेस में हो गए तो प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो रेवेन्यू है, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका खर्चा है। नेक्स्ट देखिए, इफ द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, इट इज टर्म एज।
फुल कन्वर्टिबिलिटी, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, या फिर करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो इसे क्या कहेंगे? अगर की है कि उसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की जाए तो इसको आपने क्या बोला है? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इसे फॉरेन करेंसी में ट्रांसफर करने के लिए मना किया हुआ, रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। ठीक है, तो हाफ ही आपने इसे परमिशन दी हुई है और हाफ परमिशन को आप क्या बोलोगे? पार्शियल convertibility. Now, exchange market of India consists of authorized dealers, RBI, overseas banks to some extent, all of the above. Exchange market of India क्या क्या कंसिस्ट मतलब शामिल करती है? क्या क्या शामिल करती है? ऑथराइज डीलर आते हैं, आरबीआई आता है, ओवरसीज बैंक टू सम एक्सटेंट, ऑल ऑफ दी अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कमेटी वाज formulated to look into the matter of capital account convertibility in India? नरसिम्हा कमेटी, तारापुर कमेटी, टंडन कमेटी, या चोल कमेटी? तो राइट आंसर क्या है? तारापुर कमेटी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तारापुर कमेटी है। जितने भी कैपिटल्स अकाउंट होते हैं इंडिया में कन्वर्टिबिलिटी के, सारे ही मामले तारापुर कमेटी को दिए। ठीक है।